इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि आईपीडीआरजी कोडिंग के बेसिक्स क्या है और एक डीआरजी होता क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बिलिंग में किस तरह से हेल्प करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आज का गोल है आईसीडी एंड सीएम गाइडलाइंस को समझना। तो आखिर ये गाइडलाइंस है क्या, कहाँ से आती है, इनका काम क्या है, ये सब आज हम लोग समझेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, ये गाइडलाइंस है, इनका काम है गाइड करना। बेसिकली ये वो रूल्स है जिनको हमें कोडिंग में फॉलो करना होता है, चाहे हम डायग्नोसिस कोड कर रहे हैं या फिर हम प्रोसीजर्स कोड कर रहे हैं, इन रूल्स को फॉलो करना होता है। एंड एज यू कैन सी पहले पैराग्राफ में, ये गाइडलाइंस जो है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की 3 एजेंसी से आती है। पहली है सीएमएस, सेकंड है एनसीएचएस और तीसरी है डीएचएचएस। ये 3 गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है इन गाइडलाइंस को पब्लिश करती हैं और 4 कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनको अप्रूव करती है। ये 4 कोऑपरेटिंग एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो है एएचए, अहिमा, सीएमएस और एनसीएचएस। ये 4 कोऑपरेटिंग पार्टीज जो है इनको अप्रूव करती हैं। रिमेंबर दैट पब्लिश करना एक बात है और अप्रूव करना एक बात है। बेसिकली ये 3 एजेंसीज जो है ये पब्लिश करके छोड़ देती है। अब उस पब्लिश मटेरियल के ऊपर उसको उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये सब डिसाइड करना ये 4 एजेंसीज अपने एक दूसरे में आर्ग्यू करके या डिस्कस करके डिसाइड करती हैं। एक और चीज, यहाँ पर जो 4 कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से ये एएचए है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन पब्लिश करती है जिसका नाम है कोडिंग क्लिनिक्स। ये बेसिकली एक तरह का मैगजीन होता है जिसमें कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो है लोग सेंड करते हैं एएचए को, और एएचए के अंदर जो एक्सपर्ट्स है उन क्वेश्चंस को वो पढ़ते हैं और गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से वो उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। और इन जो ये पब्लिकेशन है इसकी अहमियत जो है वो आईसीडी एंड सीएम गाइडलाइन से नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनवैलिड है, इनका कोई महत्व नहीं है। अम, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आपको कोडिंग समझ में आ नहीं रही है, लेकिन प्रीवियसली पब्लिश्ड एडवाइस जो है कोडिंग क्लिनिक से आप उठा सकते हो और दिखा सकते हो कि देखो भाई ये इससे इसी तरह का सिचुएशन जो है कोडिंग क्लिनिक्स के अंदर पब्लिश हुआ था और मेरा सिनेरियो जो है इससे मैच होता है। इसलिए मैं कोडिंग क्लिनिक की जो एडवाइस है उसको एक्सट्रापोलेट करके अपने उसमें अपने केस में लगा सकता हूँ, ऐसे बोल के आप अपने केस को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि आईसीडी 10 सीएम गाइडलाइंस जो है वो सबसे ऊपर होता है। ये एक तरह का गॉस्पेल है या भगवत गीता बोलो या जो भी, लाइक इसका इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। नॉट टू बी रिलीजियस हियर बट दैट्स द एग्जांपल आई कुड थिंक ऑफ। इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप कोडिंग क्लिनिक दिखा के किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन आपको कोडिंग क्लिनिक और आईसीडी एंड सीएम गाइडलाइंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखा, तो इसका मतलब है जो गाइडलाइंस में लिखा है वही जीतेगा, वही इसको सुपरसीड करेगा। और एएचए कोडिंग क्लिनिक्स जो है वो एक वैलिड एडवाइस है, लेकिन वो गाइडलाइंस को सुपरसीड नहीं कर सकती। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह रीड करता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन गाइडलाइंस का स्कोप क्या है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन गाइडलाइंस का यूज जो है वो हिपा के लिए करना चाहिए, यानी कि हिपा एडहेरेंस के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो हिपा क्या है, बेसिकली ये एक एक्ट था है जिसका गोल था कि जो हेल्थ केयर डेटा है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, कोडिफाइड हो, पोर्टेबल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एज द नेम सजेस्ट्स इट इज हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। बेसिकली इसमें इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा है पेशेंट का, या फिर बोलो
पेशेंट का नहीं, हेल्थ केयर रिलेटेड जो डेटा है वो कोडिफाइड हो जाएगा, एनोनिमाइज हो जाएगा और पोर्टेबल हो जाएगा। तो इस हिपा के इस गोल को अचीव करने के लिए इन फॉलोइंग गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा अगर नीचे आ जाएं तो ये एक्सप्लेन करता है कि अम, जो अपना प्रोवाइडर है वो एक हॉस्पिटल हो सकता है या डॉक्टर हो सकता है, या कोई भी ऐसी एंटिटी जो पेशेंट केयर के लिए कोट अनकोट लीगली रिस्पॉन्सिबल है। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर है तुम्हारे पेशेंट का, तो यू कैन से पचासों होते हैं। एक होगा तुम, वो बंदा जो तुम्हें एडमिट कर रहा है वो तुम्हें ईडी के बाद नजर नहीं आएगा। और एक बंदा होता है जो स्पेशलिस्ट, जो एक स्कैन को देख के अपना रिमार्क्स लिख के चले जाता है। दूसरा होगा वो रेजिडेंट बंदा जो आके चेक करते रहता है तुम्हें। और वो पचासों नर्स जो तुम्हें आके इंजेक्शंस आईवी वगैरह डॉक्टर्स ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हें देती हैं। और वो नर्स जिसने तुम्हारा वेट बीएमआई वगैरह लिया था, और वो न्यूट्रिशनिस्ट जिसने आके तुम्हारा बीएमआई चेक किया था। ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर हम लोग बात करते जाएं तो पचासों होते हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आईसीडी 10 CM गाइडलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में, मेडिकल कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, एक प्रोवाइडर वो होता है, वो ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि लीगली अकाउंटेबल है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। नर्स बोलेगी मेरे को डॉक्टर ने ये ऑर्डर दिया था, मैंने फॉलो किया। तो वो बंदा जिसके ऊपर वो क्वेश्चन आएगा जो कि लीगली अकाउंटेबल है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। उस एंटिटी को, उस हॉस्पिटल को या उस डॉक्टर को हम लोग प्रोवाइडर बोलते हैं। प्रोवाइडर के बाद एक दूसरा एंटिटी है जो कि ऑब्वियसली पेशेंट है। पेशेंट वो एंटिटी है, वो इंसान है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज को वो रिसीव कर रहा है। और तीसरा एंटिटी जो है वो है पेयर। नाउ यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट और प्रोवाइडर के बीच में कुछ नहीं रहता है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। पेशेंट जो है वो प्रोवाइडर को पैसे दे देता है। ये चीज जो है वो इंडिया में होती है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता है। बीच में एक थर्ड पार्टी आती है जिसको पेयर बोलते हैं। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस एजेंसी है जो इन दोनों के बीच में मीडिएट करती है। नाउ ये थर्ड पार्टी की होने की वजह से इन लोगों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक है, या फिर इतना प्रॉब्लमेटिक रहने की वजह से एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ी है, ये एक दूसरा सवाल है। व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस देन हैव टू एक्नॉलेज इज कि है एक थर्ड पार्टी है इसमें और हमें इसको एक्नॉलेज करना है। तो यहाँ पर बेसिकली थ्री पीज है हमारे सामने: पेशेंट, प्रोवाइडर और पेयर। अब ये एनकाउंटर क्या होता है? ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है जिसमें गन्स लेके मारा जाता है किसी को, पहले बोला जाता है कि भाग और उसके बाद मारा जाता है। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है। ये वो एनकाउंटर है जिसके अंदर एक पेशेंट जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए एडमिट होता है या आता है। और हम लोग जनरली इस वर्ड को इस तरह से यूज करते हैं जैसे कि इन पेशेंट एनकाउंटर, आउट पेशेंट एनकाउंटर। तो एनकाउंटर का मतलब ये जो तुम्हारा विजिट है उसके लिए भी बोल सकते हैं। ये जो ओवरऑल जो जितना टाइम जो पेशेंट जो है तुम्हारे फैसिलिटी के अंदर रहा है उसको भी बोल सकते हैं कि ये एनकाउंटर था। यानी कि बेसिकली विजिट हो गया वो, इस पूरे विजिट के बारे में बात करते हुए रेफर कर सकते हैं। या फिर वो एक्चुअल जो उसका विजिट आने का जो एक्ट होता है कि ये पेशेंट जो है हॉस्पिटल को आया है, उसको भी हम लोग एनकाउंटर बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार जो है वो सर्विसेज लिए बिना ही ट्रांसफर हो जाता है। ओके, दूसरे हॉस्पिटल को जा सकता है। सो द एक्ट ऑफ पेशेंट कमिंग इन एंड देन गेटिंग एडमिटेड और रिसीविंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द प्रोवाइडर, इसको हम लोग एनकाउंटर बोलते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ इट सेज हियर कि चार सेक्शंस है इन गाइडलाइंस के।
पहला सेक्शन जो है वो स्ट्रक्चर और कन्वेंशन बता रहा है, जनरल गाइडलाइंस और चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस बता रहा है, जो कि आईपी और ओपी दोनों को अप्लाई करेंगे। सेक्शन 2 जो है वो प्रिंसिपल डायग्नोसिस को किस तरह से सेलेक्ट करना है उसके बारे में बता रहा है। एक कैविएट ये रहेगा कि ये नॉन आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए है, यानी कि नॉन ओपी। सेक्शन 3 जो है वो एडिशनल डायग्नोसिस यानी कि सेकेंडरी डायग्नोसिस को नॉन आउट पेशेंट सेटिंग्स में कैसे असाइन करना है उसके बारे में है। सेक्शन 4 जो है वो आउट पेशेंट यानी कि सर्जरी, एम्बुलेटरी एक्सेट्रा कोडिंग के बारे में है। और इन सारे सेक्शंस को जो है इन सारे सेक्शंस के जो गाइडलाइंस है इनको फॉलो करना है। ऑल राइट, तो सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। सेक्शन 1 के अंदर 3 पार्ट्स रहेंगे। एक रहेगा कन्वेंशंस, दूसरा रहेगा जनरल गाइडलाइंस और तीसरा रहेगा चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। तो ओके, पहला वाला, द अल्फाबेटिकल इंडेक्स एंड टैबुलर लिस्ट। ये अल्फाबेटिकल इंडेक्स और टैबुलर लिस्ट होता क्या है एग्जैक्टली? अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऐसे बोलो कि जो तुम्हारे एंट्रीज है ICD-10 CM के डायग्नोसिस वाले, उन सबको एक लॉजिक असाइन किया जाता है कि उनको फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हें देखना है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज विदाउट हार्ट फेलियर, तो तुम एक लॉजिक फॉर्म होगा कि तुम्हें हार्ट डिजीज से लीड करना है या फिर तुम्हें हाइपरटेंशन से स्टार्ट करना है, हाइपरटेंशन उसके बाद विथ समथिंग, विदाउट समथिंग, ऐसे करके जो एक लॉजिक जो बन रहा है, उस लॉजिक को हम रिस्पेक्ट करते हुए जो यूज करते हैं रिसोर्स, उसको हम अल्फाबेटिकल इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स इट इज एन इंडेक्स। ओके, तो आपको बेसिकली वो चीजें लिस्ट की जाएंगी, लेकिन उनका एक लॉजिक होगा, उसको अल्फाबेटिकल इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा है तुम्हारा टैबुलर लिस्ट, जो कि सिंपली एक लिस्ट है, वो एक लिस्ट है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कौन सा क्या किधर क्या। वहां पर जैसे होता है ना कि ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, दैट्स इट, इट्स अ लिस्ट। देयर इज अ सर्टेन, इट्स अ क्लासिफिकेशन, ऑफ कोर्स चैप्टर स्पेसिफिक रहेगा, इस जिस चैप्टर में जिस तरह के कोड्स रहने हैं उसी तरह के कोड्स रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो जो अल्फाबेटिकल इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स वाला लॉजिक आता है कि इस टर्म को फाइंड आउट करो आप पहले, उसके बाद इसको फाइंड आउट करो, तो आपको ये वाला कोड देखना चाहिए, वो वाला लॉजिक जो है टैबुलर लिस्ट में नहीं होता। तो यूजुअली जब आप मैन्युअली किसी चीज को कोड करते हो, मैं बता दूं कि पहली बात, मैन्युअली कोई कोड करता नहीं है। आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम में कोई मैन्युअली कोड नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई एग्जाम लिख रहे हो। जैसे कि अगर CCS या CPC का सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है बुक्स खोल के मैन्युअली कोड ढूंढने की। जनरली स्पीकिंग हम लोग काम की जगह पर हम लोग सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं, बुक से कोई नहीं कोड करता। एग्जाम्स के लिए थियोरेटिकल उस एंगल से हम लोग करते हैं। नाउ बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हाथ दे देता है, तो उस वक्त आपको जो है क्या बोलते हैं, आपके अल्फाबेटिकल इंडेक्स और टैबुलर लिस्ट में जाना पड़ता है, जो कि सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होती है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का शॉर्टकट करता है वो आपको करेक्ट कोड दिखाने के लिए। तो आपको उसका लॉजिक जो है आपको डालना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, उसका अपना अलग सही फंडा होगा। मतलब अगर वो 3M सॉफ्टवेयर है तो उसका अलग फंडा होगा, अगर वो ऑप्टम वाला एनकोडर है तो उसका अलग फंडा रहेगा। सब में एक इंटरनल बिल्ट इन लॉजिक होता है, जिसके हिसाब से वो आपके दिए हुए इनपुट्स को इंटरप्रेट करके आपको करेक्ट कोड तक वो लेकर आएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो हमको करेक्ट कोड चाहिए वो मिल नहीं रहा होता है हमको। तो उस समय हम लोगों को सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को साइड में रखकर हमको अल्फाबेटिकल इंडेक्स खोलना पड़ता है। इंडेक्स के अंदर हम लोग को देखना पड़ता है मैन्युअली, इसका भी सॉफ्टवेयर आता है, उसी जो आपका जो 3M या फिर ऑप्टम इनकोडर जो भी रहेगा, उसके अंडर अंदर जो है अल्फाबेटिकल इंडेक्स और टैबुलर लिस्ट का सॉफ्टवेयर रहेगा, मतलब सेपरेट।
तो उसके अंदर आपको जाके इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, और वो इंडेक्स के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है उस डेटा को आपको यूज करके टैबुलर लिस्ट में एग्जैक्ट कोड फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल इंडेक्स को हम लोग एक जनरली एक तरह का फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप की तरह यूज करते हैं, यानी कि आपको एक मोटा मोटा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि हाँ, मेरा कोड किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से सेक्शन में आने वाला है, उस तरह का आपको एक जनरल सा आइडिया मिल जाता है। और अल्फाबेटिकल इंडेक्स आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि भाई इस सेक्शन में जाके ये वाले कोड को देख, और वो ये वाले कोड को जब वो डायरेक्शन देता है, आपको वो कोड जो है टैबुलर लिस्ट में जाके फाइंड करना होता है। और इस तरह से आपने जो नेविगेट किया है, इस लॉजिक को आप सेव करके अपने कोडिंग डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप टैबुलर लिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको तीन तरह की चीजें मिलेगी। एक होगा कैटेगरी, दूसरा होगा सब कैटेगरी, और तीसरा होगा ये कोड। तो एक कोड के अंदर जो है मैक्सिमम 7 कैरेक्टर्स होते हैं। तो समझ लो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके मैक्सिमम जो है 7 कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने बोला मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोड के अंदर 7 कैरेक्टर हो। हाँ, 7 कैरेक्टर हो सकते हैं। 3 तक जो है आपकी कैटेगरी बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो I11। I11 जो है एक कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी का मतलब है हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज का ये कैटेगरी होता है। और अगर आप इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन जो है और ऐड कर दो जीरो वाला, तो ये आपका कोड बन जाता है। नाउ दिस इज अ कोड, दिस कोड हैज 1 2 3 4 ओनली 4 कैरेक्टर्स, बट इट इज अ प्रॉपर एडमिसिबल कोड। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि 7 कैरेक्टर्स तक वो जाए, 7 कैरेक्टर्स तक वो जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जाए। 3 कैरेक्टर्स तक जो है आपका यूजुअली एक कैटेगरी बनती है, और 3 कैरेक्टर्स के बाद जो है आपका सब कैटेगरी बनता है। वो 4 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, इट डिपेंड्स। उसके बाद जो है पूरा डिटेल ऐड हो जाने के बाद वो आपका एक कोड बनता है। कभी कभी मैंने यूजुअली इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 कैरेक्टर्स के अंदर ही पूरा कोड बन जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 3 कैरेक्टर्स से जो है सिर्फ कैटेगरी ही मिले, कभी कभी कोड मिलता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बहुत ही कॉमन कोड विच इज कॉल्ड I10। I10 आपका सबसे कॉमन कोड है ICT-NCM में, आई मीन नॉट इन ICT-NCM, इन योर डे टू डे कोडिंग। और दिस इज नथिंग बट योर हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन एंड DM आर एक्सट्रीमली कॉमन इन द US पीपल, तो ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। और एज यू कैन सी I10 हैज ओनली 3 कैरेक्टर्स। ये एक कैटेगरी नहीं है, ये डायरेक्ट एक कोड है। जब हम लोग इसको I11 से कंपेयर करते हैं, तो I11 के अंदर यहाँ तक जो है ये एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अंदर जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको डालना पड़ा, दैट वाज 0 टू मेक दिस हाइपरटेंशन विथ हार्ट डिजीज। ये डालने के बाद ये एक प्रॉपर कोड बना। तो बेसिकली आपके पास 7 कैरेक्टर्स तक जाने का ऑप्शन होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसा हो सकता है कि आप लेटर से I120 यहाँ तक जाओ, तो आपका I12 तक जो है ये कैटेगरी रहेगा, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगा। यहाँ तक जा सकता है वो, जरूरी नहीं है कि वहां तक जाए। ऑलराइट, प्लेस होल्डर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बोला पहले कि 7 कैरेक्टर्स पॉसिबल है एक कोड के अंदर। तो लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबल मैक्सिमम कैरेक्टर्स पॉसिबल है। अक्सर जो अपने S और T सीरीज के कोड्स होते हैं वो लंबे होते हैं। तो लेट अस से T42, आई एम मेकिंग दिस अप, मुझे नहीं पता कि T42 का एक्चुअली कोई कैटेगरी है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप, बट द लॉजिक रिमेन्स द सेम। समझो कि ये T42 वाला कैटेगरी है, इसका कुछ तो कैटेगरी का नाम रहेगा। और उसके बाद जो आगे के कोड्स है आपके, जो सब कैटेगरी वाले कोड है, फॉर इंस्टेंस ये समझो कि ये दो, दे विल
give you more information about some of about the code. ओके, वैसे ही आपका जो क्या बोलते हैं, ये 7th वाला जो कैरेक्टर होता है, ये जनरली जो है ये रिजर्व होता है एनकाउंटर के लिए। ये सिग्निफाई करता है कि ये एनकाउंटर किस तरह का है। क्या ये इनिशियल एनकाउंटर है? अगर इनिशियल है तो ये ए आएगा, और अगर ये इनिशियल नहीं सब्सीक्वेंट है तो डी आएगा। उसी तरह से सीक्वेला बोल के एक अलग से उसका डेजिग्नेशन रहेगा, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो ये वाला जो है 7th कैरेक्टर, यूजुअली नॉट ऑलवेज बट अ लॉट ऑफ टाइम 7th कैरेक्टर जो है वो एनकाउंटर के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए रिजर्व होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है ये। आप समझो कि आपकी दुविधा ऐसी है कि ये कैटेगरी तो आपको यहाँ पर मिल गई, आपको समझो कि ये है इन्फेक्शन, या फिर बोलो टी सीरीज यूजुअली कॉम्प्लिकेशन का होता है। तो लेट अस से मैं बोलता हूँ कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है। किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है? ये लेट अस से यूरिनरी डिवाइस का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और वो डिवाइस जो है यहाँ तक क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब हो चुका है इस कैटेगरी में। उसके बाद आपको जो है बस यही इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा इनकाउंटर है। ओके, यहीं तक आपका इंफॉर्मेशन लेटर से हो गया। तो आप ये बचे हुए चीजों को क्या करोगे, बचे हुए कैरेक्टर्स को क्या करोगे, क्योंकि ये तो 7th एनकाउंटर है, तो ये बाकी जो प्लेसेस है इनका क्या करोगे? आप एक्स लगा दोगे। इस एक्स को ही हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ये इसका कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐड करने का फंडा नहीं है, ये बस वहां पर है ताकि वो प्लेस को होल्ड कर सके। इट्स अ प्लेस होल्डर, दैट्स इट। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस में दो मेन चीजें हैं। पहला है नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइबल, यानी कि आपका जो कोड है या जो कंडीशन है वो कहीं पर फिट नहीं हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग टैबुलर लिस्ट है वहां पर कोई चीज अगर फिट नहीं हो रही है तो वो अदर स्पेसिफाइड के कैरेक्टर कैटेगरी में आएगी। यानी कि लेट अस से कि एक बहुत ही रेयर टाइप का डिजीज है, टाइप का, यानी कि लेट अस से कि एक तरह का कैंसर है। आपके पास जो अवेलेबल कैटेगरीज है वहां पर वो कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा, तो एक ऐसी कैटेगरी रहेगी जिसका काम होगा कि ये बोलना कि ये कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा, ये अदर है, यानी कि अदर स्पेसिफाइड है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी दी गई है प्रोवाइडर की तरफ से, वो कोड असाइनमेंट में हमारे यहाँ पर टेबुलर लिस्ट में कहीं पर भी फिट नहीं हो रही है। टेबुलर लिस्ट या अल्फाबेटिकल इंडेक्स, इट डजंट मैटर, द लॉजिक रिमेन्स द सेम, कि ये चीज जो आपके हाथ में ये कहीं पर फिट नहीं हो रही है, अदर स्पेसिफाइड है। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कोड करने के लिए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो किसी कोड के अंदर फिट नहीं हो रही। ये हो गया अदर स्पेसिफाइड। दूसरा है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये प्रोवाइडर की तरफ उंगली उठाने के बराबर है, ये अनस्पेसिफाइड। नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो यहीं तक है। इसका बोलने का मतलब है कि अगर और इंफॉर्मेशन होती तो ये कोई परहैप्स किसी और कैटेगरी में जाने की संभावना होती, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन अभी है उसके हिसाब से ये अनस्पेसिफाइड है। इट इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसके आगे और कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका। तो वो हो गया आपका इक्विवेलेंट ऑफ अनस्पेसिफाइड। तो अनस्पेसिफाइड और अदर स्पेसिफाइड में थोड़ा डिफरेंस होता है। अदर स्पेसिफाइड का मतलब इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइडर ने दिया है आपको कि ये कैसा होना, क्या ये डिजीज क्या है, कैसा है, किस तरह का है, उसने पूरा इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन आपके पास कोई कोड नहीं मिल रहा, उसका स्पेसिफिक एग्जैक्ट कोड नहीं मिल रहा, तो आप उसको अदर स्पेसिफाइड वाला असाइन करके फेंक रहे हो। दूसरा हो गया आपका अनस्पेसिफाइड वाला, ये बोलना कि भाई इसने बस ये बोल के छोड़ दिया है, उसके आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे कि हो सकता है उसने बोला कि कैंसर अनस्पेसिफाइड, खत्म हो गया। भाई कौन सा कैंसर, कौन से ऑर्गन वाला, उसका स्टेज क्या है, और उसका जो सेलुलर मॉर्फोलॉजी होता है वो क्या है, पैथोलॉजी में क्या बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है उसका क्या। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है उसने लेफ्ट आउट कर दिया है। आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे आपको एक कोड मिल जाएगा, लेकिन वो पूरा इंफॉर्मेशन जो है कन्वे नहीं करे जितना पॉसिबल है। पॉसिबल है लेकिन बंदे ने बताया नहीं है, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग अनस्पेसिफाइड वाला कोड यूज करते हैं। आईसीडी सीएम में एक ऐसा रूल है कि आप जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एक कोडर के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली न्यू कोडर के पर्सपेक्टिव से ऐसा लग सकता है कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, अननेसेसरी लग सकता है। इट्स अ वेरी कॉमन फीलिंग।
अक्सर ऐसा होता है कि कोड जो है कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। नाउ वेदर और नॉट दे आर नेसेसरी ये तो दूसरी बात है, लेकिन आईसीटी-एनसीएम का ये रूल है कि जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है। अगर एक स्पेसिफिक कोड पॉसिबल है, अवेलेबल है, तो कोड करो। अगर समझो आपको फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझो कि कैंसर का इंफॉर्मेशन मिला, एक बंदे ने बोला कैंसर, एक बंदे ने बोला कैंसर का कैंसर इट्स प्रेजेंट इन पैंक्रियास, दूसरे बंदे ने बोला टेल ऑफ पैंक्रियास, रेडियोलॉजी में दिख रहा है वो टेल के ऊपर है, और पैथोलॉजी में बोला वो एडिनोकार्सिनोमा है। उस पैथोलॉजी को जो है ऑन्कोलॉजिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये एडिनोकार्सिनोमा है। तो आपके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन मिले आपको कि ये एक कैंसर है, ये पैंक्रियाज में है, पैंक्रियाज की टेल में है, और ये एक एडिनोकार्सिनोमा है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको अपने कोड के अंदर इंक्लूड करना है, जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना है। नाउ ये अनस्पेसिफाइड और अदर स्पेसिफाइड का फंडा जो है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये रूल है कि जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन हमको कन्वे करना है।